अच्छा, तो हमने बात की कि ऐड की सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज हम कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज होती हैं जो छोटी छोटी होती हैं, लेकिन जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो कैंपेन्स की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, रिजल्ट्स बेहतर हो जाते हैं। कोशिश करूंगा आज के सेशन के अंदर मैं आपको एक कैंपेन भी दिखा दूं। उसके ऊपर एक और स्ट्रेटजी लगाई हुई है जो यहाँ मैंने मेंशन नहीं की थी, अपनी ही कैंपेन है मेरी एक। और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं जो मैं इंशाल्लाह आगे थ्रू आउट इस कोर्स के अंदर बताऊंगा। और कोशिश ये करूंगा कि उन कैंपेन्स को आपको दिखाऊं कि जिसके ऊपर एक्सटर्नल स्ट्रेटजीज लगी हुई हैं, और वो कैंपेन्स भी दिखाऊं कि जिसके ऊपर नहीं लगी हुई, और उन दोनों के रिजल्ट्स को हम कंपेयर करें और उसके बाद फिर एनालिसिस करें कि ये स्ट्रेटजीज कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती हैं आपकी सेल्स के अंदर, आपके रिजल्ट्स के अंदर, ओवरऑल रिजल्ट्स के अंदर कैंपेन के। तो आज हम इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं, साइंस ऑफ फेसबुक एड्स को। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि साइंस ऑफ फेसबुक एड्स ये बेस है। ये बेस क्लियर होगी तो आगे जो जो चीज़ें मैं सिखाता जाऊँगा वो बहुत आसानी से आप लोग पिकअप करते चले जाएंगे। ये बेस अगर वीक हुई, यहाँ अगर आप फंसे, तो आगे जो मैं समझाऊंगा फिर वहाँ पर भी फंसते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ध्यान से सीखिएगा। और अगर जो स्पीड है इस वीडियो की, अगर किसी को स्लो लग रही है वो फास्ट कर सकता है, अगर किसी को फास्ट लग रही है वो स्लो कर सकता है, तो वो अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हैं उसको। तो साइंस ऑफ फेसबुक एड्स के अंदर हमने देखा था कि ऑक्शन क्या होता है, एड क्वालिटी को ओवरव्यू लिया था कि एड क्वालिटी क्या होती है। आज इन डेप्थ थोड़ा सा और देख लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन्स थी कि हमजा भाई ऑक्शन समझ में नहीं आ रहा, ये ऑक्शन का वर्ड आप बार बार यूज़ कर रहे थे, बिड समझ में नहीं आई। इसको मैं भी समझा देता हूँ दोबारा एक दफ़ा, और फिर इसके अंदर इन डेप्थ और थोड़ी सी चीज़ें कवर करते हैं इसके अंदर। देखिए, मैंने आपको बताया था, स्टार्ट हमने यहाँ से लिया था कि ये जो फेसबुक का एड मेरे पास शो हुआ है, ये मेरे पास शो तीन चीज़ों की वजह से हुआ है। ऑक्शन को भी आप छोड़ दें, इन तीन चीज़ों की वजह से ये ऐड मुझ तक पहुंचा है। पहली चीज़ है बिड, दूसरी चीज़ है चांसेस ऑफ कन्वर्जन या फिर ऐड की रेलेवेंसी ऑडियंस के साथ, मतलब कि जिसको आप ऐड दिखा रहे हैं वो उससे रेलेवेंट है भी या नहीं है। इसको अभी मैं और खोलता हूँ थोड़ा सा। और ऐड क्वालिटी, अभी आप इस जर्नी से ज़रा समझें कि ये ऐड जो मुझ तक आया था अभी, जो मैंने अभी दिखाया था, वो इन एक दो तीन तीन पॉइंट्स को कवर करके मुझ तक पहुंचा है। अब मुझ तक पहुंचने के लिए उसका जो गोल था वो ये गोल था कि उस ऐड को मुझ तक सस्ते में पहुंचना था, और पहले दूसरे एडवर्टाइज़र से पहले पहुंचना था। मैंने आपको याद है शुरू में बताया था कि ये दो मेन गोल्स होते हैं एक एडवर्टाइज़र के, जब वो अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा होता है, कि सस्ते में पहुंचे और जल्दी पहुंचे, पहले पहुंचे। तो वो ऐड जो मुझ तक पहुंचा है ये एक जर्नी कवर करके पहुंचा है। सबसे पहला स्टेप उसने कवर किया बिडिंग का। बिडिंग कुछ भी नहीं है, आप फेसबुक को एक पैसा देते हैं और फेसबुक को ये कहते हैं कि भाई ये लो मुझसे 1,000 रुपये, मेरी ये प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल शूज़ मैं बेच रहा हूँ, मैं फेसबुक को देता हूँ कि ये लो 1,000 रुपये, और इस 1,000 रुपये को यूटिलाइज करो और मुझे सस्ती सेल्स ला के दो। ठीक है, ये लोएस्ट कॉस्ट बिडिंग है जो मैंने फेसबुक के ऊपर छोड़ दी कि भाई तुम अपने हिसाब से सस्ती सेल्स ला के दो। एक होती है बिड कैपिंग, मैंने फेसबुक को ये इंस्ट्रक्ट कर दिया कि भाई ये 1,000 रुपये तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन मुझे एक ऑर्डर जो पढ़ना चाहिए वो 100 रुपये का पढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं पैसे नहीं दूंगा। और भी बहुत सारी बिडिंग स्ट्रेटजीज होती हैं जो हम आगे सीखेंगे इन डेप्थ इंशाल्लाह। अभी आप ये समझ लें कि बिडिंग कुछ भी नहीं है, हमने फेसबुक के हाथ में पैसा थमा दिया बस अपना, कि भाई ये 1,000 रुपये लो, अपने हिसाब से जो तुम्हें सबसे सस्ती सेल लगे उसके ऊपर सेल ला के दे दो हमें। अब हम फेसबुक पे क्यों छोड़ रहे हैं, फेसबुक को खुद इंस्ट्रक्ट क्यों नहीं कर रहे, उसकी एक वजह है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑक्शन हाउस है या एक जगह है जहाँ पर एक चीज़ बिक रही है, उसके ऊपर लोग बोलियाँ लगा रहे हैं ख़रीदने के लिए। एक ने बोली लगाई 1,000 रुपये, दूसरे ने बोली लगाई 1,100 रुपये, तीसरे ने बोली लगाई 1,200 रुपये, और आपने वहाँ पे बोली लगा दी 50 रुपये। तो क्या आप उस चीज़ को ख़रीद सकते हैं? नहीं ख़रीद सकते। इसलिए हम फेसबुक पे छोड़ते हैं कि उस वक्त जो बोलियां लग रही हैं उस हिसाब से, उन बोलियों के हिसाब से मुझे सबसे सस्ती सेल ला के दो। आई होप ये बिट आपको समझ में आ गई होगी कि हम फेसबुक को अपना सारा पैसा दे देते हैं कि भाई सबसे सस्ती सेल ला के दो। ये फर्स्ट स्टेप कवर कर लिया। अब ये जो मुझ तक पोस्ट पहुंची थी, ये जो पोस्ट मुझ तक पहुंची थी, इसने सबसे पहले इस स्टेप को कवर किया था, बिडिंग वाले। फॉर एग्जाम्पल, इसने फेसबुक पे छोड़ दिया था कि भाई आप सबसे सस्ती सेल मुझे ला के दें। उसके बाद सेकंड स्टेप के ऊपर जाएगी। सेकंड स्टेप क्या है? रेलेवेंसी, मतलब कि आपका ऐड, ये जो ऐड मुझ तक पहुंचा है, ये जो ऐड मुझ तक पहुंचा था,
ये मुझसे कितना रेलेवेंट है ये फेसबुक देखेगा, ठीक है, जिसको हम टारगेटिंग भी बोलते हैं कि किस तरीके से टारगेटिंग कर रहा है। इसको मैं भी और खोलूंगा आगे रेलेवेंसी को। अभी सेकंड स्टेप समझ लें बस कि ये मुझसे ऐड रेलेवेंट है भी या नहीं है। सेकंड स्टेप पास हो गया, तीसरा स्टेप आ गया ऐड क्वालिटी का। अब इस ऐड क्वालिटी को अगर जो एडवर्टाइज़र पास करता है उसका ऐड मुझ तक सस्ता पहुंचेगा और उसका ऐड मुझ तक जल्दी पहुंचेगा, दूसरे से पहले पहुंचेगा, दूसरे एडवर्टाइज़र से पहले पहुंचेगा, क्योंकि फेसबुक के ऊपर बहुत सारे एडवर्टाइज़र्स मुझे टारगेट करना चाह रहे हैं और सब एडवर्टाइज़र्स का अल्टीमेट गोल क्या है कि सबसे सस्ता ऐड मुझे दिखे और सबसे पहले उसका ऐड मुझे दिखे, ठीक है। तो अब सबसे सस्ता और सबसे पहला दिखने के लिए जो तीसरी शर्त है वो है ऐड क्वालिटी आपकी। अब ऐड क्वालिटी के अंदर निकल के आती हैं तीन चीज़ें: क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग, जो हमने कल यहाँ पे समझा था। ऐड क्वालिटी के अंदर ये तीन चीज़ें निकल के आती हैं: क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग। जिसने बिट ओके हो गया, चांसेस ऑफ कन्वर्जन ओके हैं, ठीक, उसने रेलेवेंट ऑडियंस को टारगेट किया है, ठीक है, ऐड रेलेवेंसी ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज़ ऐड क्वालिटी है। अब ऐड क्वालिटी के अंदर ये तीन चीज़ें और निकल के आ गई, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये ऐड मुझ तक क्यों पहुँचा है। अब हम ज़रा एक एक करके इन तीन चीज़ों को खोलते हैं। सबसे पहले तो आपकी क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, ये फेसबुक आपको खुद बताएगा। इसकी बेसिस के ऊपर अब आप एनालिसिस करेंगे अपनी कैंपेन का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अपनी कैंपेन दिखा देता हूँ, उसके ऊपर फिर ये चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। जैसे कि ये एक ऐड है, अच्छा यहाँ पर बात ऐड की हो रही है अभी, ठीक है, इसको अपने जहन में रखिएगा कि ऐड क्वालिटी की बात हो रही है। कैंपेन होती है, कैंपेन के अंदर एड सेट होता है, एड सेट के अंदर ऐड होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मैं भी आगे समझाऊंगा, अभी आप इसको बिल्कुल छोड़ दें, बस ये चीज़ अपने जहन में रखेंगे। ये एक ऐड है जो मुझ तक आया है, मैं बिल्कुल बेसिक से बहुत एडवांस चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आप जब अपने एड्स कॉलम के अंदर आते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा इन चीज़ों को देखकर, ये सारी चीज़ें हम आगे समझेंगे। तो ऐड कॉलम के अंदर आपको एक कॉलम मिलता है क्वालिटी रैंकिंग का, दूसरा कॉलम मिलता है एंगेजमेंट रेट रैंकिंग का, तीसरा कॉलम मिलता है कन्वर्जन रेट रैंकिंग का। ये तीनों रैंकिंग मिलके आपकी ऐड क्वालिटी बनाती हैं। अब इसके अंदर तीन कैटेगरीज होती हैं: बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज, ठीक है। अगर आपकी क्वालिटी रैंकिंग अबव एवरेज है, ठीक है, एवरेज है, ठीक है, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग एवरेज है, अबव एवरेज है, ठीक है, ऐसे ही कन्वर्जन रेट रैंकिंग। लेकिन अगर ये कम है तो उसका हमने क्या करना है वो अभी आगे देख लेते हैं। अब क्वालिटी रैंकिंग के अंदर अगर आपकी जो रेटिंग है वो बिलो एवरेज है, इसके अंदर अबव एवरेज है अभी, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपकी क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज है तो अब आपने कहाँ काम करना है ये समझना। ये अगर मेरे पास ऐड शो हुआ है, क्वालिटी रैंकिंग अगर इसकी बिलो एवरेज है तो मुझे कहाँ काम करना है ये समझ लें। सबसे पहले ऐड कॉपी और ऐड क्रिएटिव, ये मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ कल वाले सेशन के अंदर कि ऐड कॉपी आपकी मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। ऐड कॉपी किस तरीके से आपने लिखी है वो मैटर करता है। ऐड क्रिएटिव, आप जो वीडियो अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐड क्रिएटिव आपकी वीडियो है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पिक्सल्स अच्छे होने चाहिए। ये चीज़ें कल मैं आपको बता चुका हूँ सारी। इसकी आज मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, लाइव एग्जाम्पल। वो ये है कि ये आपके सामने एक पोस्ट आई है। अब ये पोस्ट आप देखें, कल मैंने आपको कुछ और पोस्ट दिखाई थी, अभी लाइव पोस्ट आ गई इत्तेफाक से। अब इस पोस्ट के अंदर ये जो ऐड आपके पास आया है इसके अंदर क्वालिटी रैंकिंग का मसला है। कैसे मसला है? सबसे पहले ये एक चीज़ वायलेट कर रहा है यहाँ पे। ये क्या कह रहा है? ऑल यू हैव टू डू इज से मे बी एंड द फ्री गिफ्ट इज़ योर्स। ये यहाँ पर क्या वायलेट कर रहा है? इंगेजमेंट बेट। ये यहाँ पर इसने ऐसी पोस्ट बनाई है कि जो इंगेजमेंट बेट के ज़ुमरे में आती है, मतलब कि कोई ऐसी चीज़ अपनी पोस्ट के ऊपर लिखना, अपने ऐड के ऊपर कोई ऐसी चीज़ लिखना कि जिससे लोग वहाँ पर कमेंट करें। जैसे कल मैंने दिखाया था कि कमेंट येस इफ़ यू नीड दिस, ठीक है। इस तरह की मिसलीडिंग पोस्ट जो है ये आपकी क्वालिटी रैंकिंग गिराती है। अब यहाँ पर सब अगर
नीचे लिख रहे हैं, कमेंट्स करेंगे, तो ये क्या कर रहा है, ये एंगेजमेंट लेने के लिए मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर उसने एक ऐसी मिसलीडिंग चीज़ लिखी है कि जिससे लोग नीचे मे बी लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये इस चीज़ को ब्रीच कर रहा है। फेसबुक कहता है आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखनी ऐड के ऊपर कि जो एंगेजमेंट बेट हो, या जिसको देखकर लोग उसके ऊपर नीचे कुछ लिखें, कमेंट करें, या ऐसी कोई मिसलीडिंग सी चीज़ हो। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब ऐसे ही अगर कोई एक ऐसी चीज़ है कि जो क्लिक बेट है, मतलब कि कुछ ऐसा आपने लिख दिया उसके ऊपर जो हो नहीं सकता, या अगर कोई उसको देखे तो बोले यार ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है, ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है, और उसके ऊपर क्लिक्स लेने के लिए आप कोई ऐसी हेडलाइन, आपने अक्सर यूट्यूबर्स को देखा होगा, वो अपनी वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो के अंदर ऐसा थंबनेल लगाते हैं कि जिस थंबनेल को देखकर उसके ऊपर लोग क्लिक करते हैं। ठीक है, अंदर वैसा कुछ भी नहीं होता वीडियो के अंदर, उसको बोलते हैं क्लिक बेट। ठीक है, मतलब ऐसा आपने थंबनेल लगा दिया कि जिसको देखकर लोग उस पर क्लिक कर रहे हैं, लेकिन जब उसकी वीडियो में जा रहे हैं तो ऐसा अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ब्रीच करता है, फेसबुक इसको मना करता है। ये आप करेंगे तो आपकी क्वालिटी रैंकिंग गिरेगी, ये कल मैं बता चुका हूँ वैसे। उसके बाद हाई एड फ्रिक्वेंसी, ये भी एक चीज़ होती है कि जिसकी वजह से आपकी जो क्वालिटी रैंकिंग है वो गिरती है। कैसे गिरती है कि आप जब अपने कॉलम्स के अंदर आते हैं तो वहाँ पर आपको एक ये कॉलम नज़र आता है फ्रीक्वेंसी का। ये फ्रीक्वेंसी का जो कॉलम है ये आपको ये बता रहा होता है कि आपका ये एक एडसेट जो है, जैसे ये 3 एडसेट्स हैं, एडसेट को अभी छोड़ दें। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आगे स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि देखिए मेरी कोशिश ये है मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूं, ताकि जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पता जिसको, वो भी इसके अंदर मास्टर हो सके। तो मैं अभी एडसेट का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, मैं ऐड का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। आपका ऐड, जो टारगेटेड ऑडियंस आप जिसको टारगेट कर रहे हैं, वो कितनी दफ़ा देख चुका है, वो फ्रीक्वेंसी होती है। अगर फ्रीक्वेंसी आपकी बढ़ेगी तो क्या होगा कि चांसेस होंगे कि जो आपका ऐड बार बार देख रहा है वो आपका ऐड देखकर पोस्ट को हाइड करेगा। जैसे कि अगर मैं इस ऐड को बार बार देखूं तो मैं क्या करूंगा कि मैं इससे इरिटेट होऊंगा और मैं हाइड पोस्ट करूंगा। अगर मैं हाइड पोस्ट पे क्लिक करता हूं तो फेसबुक को ये पता चलेगा कि ये जो कंटेंट ये मुझे दिखा रहा है इसको मैं पसंद नहीं कर रहा और इससे इरिटेट हो रहा हूँ। तो याद रखिएगा, फेसबुक ज़्यादा ख्याल अपने यूज़र्स का रखता है, ना कि अपने एडवर्टाइजर्स का। ठीक है, तो वो देखेगा कि इसने हाइड किया पोस्ट, मतलब कि ये पोस्ट ठीक नहीं है, कोई मसला है उसके अंदर, तो आपकी क्वालिटी रैंकिंग गिरेगी। ठीक है, तो आप इसके ऊपर हम आगे इंशाल्लाह बात करेंगे कि इस फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से हम कंट्रोल करते हैं कि हमारा ऐड बार बार सेम ऑडियंस के पास ना जाए। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जो एवरेज फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 से 2 के दरमियान रहनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम 2 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक है, 1 तो मिनिमम होती है, मैक्सिमम 2, इससे ऊपर ना जाए। अब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो इट मीन्स कि वो आपका ऐड बार बार उसके पास जा रहा है। अब यहाँ पर ये 3 एड्स लगे हुए हैं, अब ये एक ऐड 2.14, 2.25, 3.62। ठीक है, तो हो सकता है कि ये 3 एड्स जो है किसी एक बंदे के पास तकरीबन 6 से 7 दफ़ा चला गया हो। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट एड्स हैं और इसके अंदर जो कॉम्बिनेशंस लगे हुए हैं वो हो सकता है कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हो कि जिसके अंदर एक बंदा कॉम्बिनेशन 1 में भी लाए कर रहा है और 2 में भी लाए कर रहा है, या हो सकता है 3 में, तीनों कॉम्बिनेशंस के अंदर वो लाए कर रहा हो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दफ़ा उसकी तरफ ऐड जाएगा तो वो अपनी पोस्ट को हाइड करेगा। अगर उसने अपनी पोस्ट को हाइड किया तो आपकी जो ऐड क्वालिटी है वो गिरेगी। ठीक, तो आई होप ये क्वालिटी रैंकिंग समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अपने ऐड कॉलम के अंदर देखते हैं कि क्वालिटी रैंकिंग आपकी बिलो एवरेज गई है, तो अगर वो बिलो एवरेज गई है तो आपने इन चीज़ों पे काम करना है। इन चीज़ों को आपने देखना है, कंसिडर करना है कि आप यहाँ कोई गलती ना कर रहे हो। ठीक है, आपका ऐड कॉपी आपकी परफेक्ट हो। परफेक्ट ऐड कॉपी कैसे लिखी जाती है उसके ऊपर मैं बात करूँगा, इसकी कभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊँगा, बल्कि मैं अभी दिखा देता हूँ, इत्तेफाक से वो एग्जाम्पल भी मेरे सामने आई हुई है। अब ये एक ऐड कॉपी है, ये एक मेरे पास ऐड शो हुआ है। ठीक है, ट्रैक से आउट मत होइएगा, मैं इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहा हूँ, क्वालिटी रैंकिंग। ठीक है, ऐड कॉपी का इसके अंदर क्या रोल है वो मैं अभी इस लाइव एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक ऐड शो हुआ है, अब इस ऐड के ऊपर इसने क्या क्या भरा हुआ है।
क्या क्या भरा हुआ है, कितनी ज़्यादा चीज़ें उसने इसके अंदर डाली हुई। अब यहाँ पर ये एडवर्टाइज़र दो गलती कर रहा है। सबसे पहली गलती तो ये कर रहा है, ये मुझे बोर कर रहा है। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इतना लंबा चौड़ा इसका जो इसने यहाँ पे ऐड कॉपी के अंदर सामान भरा है वो पढूं। पहली गलती ये कर रहा है। यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसकी ऐड कॉपी के अंदर 2 4 5 मैक्सिमम लाइनें पढ़ के निकल जाऊँगा बाहर, ठीक है, मैं आगे बढ़ जाऊँगा, मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं लूँगा फिर। एक ये गलती कर रहा है। दूसरी गलती ये कर रहा है कि ये मुझे अपनी ग्राफिक्स से इंगेज कर सकता था अपने लैंडिंग पेज के ऊपर, लेकिन ये चाह रहा है कि मैं यहीं इंगेज हो जाऊँ उसकी ऐड कॉपी के अंदर। सारा इसने सामान यहीं भर दिया। भाई इसको चाहिए ये मुझे अपने लैंडिंग पेज पे लैंड कराए, एक ऐसी साफ सुथरी ऐड कॉपी लिखे कि जिसको मैं पढूं तो मुझे समझ में आ जाए ये क्या बेचना चाह रहा है। ये मुझे समझ में आ गया, मैं शॉप नाउ पे क्लिक करके इसकी लैंडिंग पेज पे एक दफ़ा लैंड हो गया। अब वहाँ पे इसका काम है मुझे घेरना। ये वहाँ पर मुझे ये सारी चीज़ें बता सकता है जो उसने ऐड कॉपी में बताई हैं, विद ग्राफिक्स बता सकता है। यहाँ पे ग्राफिक्स का यूज़ नहीं कर सकता, तो ये दो अपने बड़े नुकसान कर रहा है, ठीक है। अब अगर ये इस तरीके से अपना नुकसान करेगा तो क्या होगा कि इसके अंदर इसकी जो क्वालिटी रैंकिंग है वो गिरेगी। क्यों गिरेगी? क्योंकि मैं इसका जो ऐड मुझ तक आया है उसके अंदर मैं इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। इंटरेस्ट नहीं लूँगा तो इसकी क्वालिटी रैंकिंग भी गिरेगी, इसकी एंगेजमेंट रेट रैंकिंग भी गिरेगी और अल्टीमेटली कन्वर्जन रेट रैंकिंग भी गिरेगी। ये तीन चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। तो ये आपने ऐसा नहीं करना। अब ऐड कॉपी किस तरीके से लिखनी है वो इंशाल्लाह ऐड क्रिएशन के ऊपर हम आएंगे तो वो सब चीज़ें अभी कवर होंगी। तो आई होप ये चीज़ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपने ऐड क्वालिटी का जो पार्ट 3 है, पार्ट 1 है क्वालिटी रैंकिंग, ठीक है, ये आपने यहाँ पर अपनी देखनी है। अगर वो बिलो एवरेज है तो आपने इन चीज़ों पे काम करना है। ये चीज़ों फिर आपने अपनी वेरीफाई करनी है कि यहाँ आपकी कोई गलती ना हो रही हो, ठीक है। ये मैं वो बता रहा हूँ जो हज़ारों रुपए खर्च कर रहे होते हैं, उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते और ये बहुत बेसिक चीज़ें वो इग्नोर कर रहे होते हैं। उसके बाद आपकी आती है इंगेजमेंट रेट रैंकिंग। यहाँ पर भी इसी कॉलम के अंदर आपको ये मिल जाता है इंगेजमेंट रेट रैंकिंग। इसका भी वही है, बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज। अगर तो ये एवरेज है तो ठीक है, बिलो एवरेज है तो फिर आपने ये चीज़ें देखनी है। इन चीज़ों के अंदर भी इंगेजमेंट रेट रैंकिंग के अंदर जो काम फिर आपने करना है वो ये करना है कि ऑडियंस रेलेवेंस, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, चांसेस ऑफ कन्वर्जन, कि आप अपना ऐड हो सकता है गलत ऑडियंस को दिखा रहे हों। अब मैं अगर एक डीप फ्रीज़र बेच रहा हूँ और उसका ऐड मैं किसी ऐसे बंदे को दिखा रहा हूँ कि जहाँ पर जो है ठंड बहुत ज़्यादा होती है या वो इस्तेमाल ही नहीं करता डीप फ्रीज़र, या फॉर एग्जांपल मैं हैंडमेड शूज़ बेच रहा हूँ और मैं किसी ऐसे बंदे को दिखा रहा हूँ कि जिसका जो हैंडमेड शूज़ पहनता नहीं है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एक आपको आम सी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर मैं हैंडमेड शूज़ का काम कर रहा हूँ तो मोस्ट लाइकली जो मेरे ज़्यादा कस्टमर्स हैं वो बड़े शहरों के अंदर होंगे, क्योंकि जो हैंडमेड शूज़ होते हैं वो ऑफिस वाले लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और अगर मैं ऐसे शूज़ किसी ऐसी जगह दिखा रहा हूँ जो मतलब ऐसे एरियाज़ हैं पाकिस्तान के कि जहाँ पर ऑफिस लोग नहीं जाते, जहाँ पर लोग जो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, तो अगर मैं उनको अपनी ये प्रोडक्ट दिखाऊंगा तो वो मेरी ऑडियंस जो है रेलेवेंट नहीं है उस प्रोडक्ट के, ठीक है। तो ऑडियंस का रेलेवेंट होना ये ज़रूरी है। तो अगर आपकी इंगेजमेंट कम है तो इट मीन्स आपकी ऑडियंस रेलेवेंसी के अंदर मसला है और अल्टीमेटली टारगेटिंग के अंदर मसला है। टारगेटिंग कैसे होती है वो बहुत डीपली हम देखेंगे, अभी बहुत कुछ है, टारगेटिंग एक अलग दुनिया है पूरी। उसके बाद इंगेजिंग क्रिएटिव, हो सकता है आपकी ऑडियंस ठीक है लेकिन आपका क्रिएटिव इंगेजिंग नहीं है, ठीक है, वो भी आपकी इंगेजमेंट रेट रैंकिंग को गिराता है। याद रखिएगा ऐड क्वालिटी, ये तीन चीज़ें मिल के बनेंगी, तीन चीज़ों पे काम होगा तो ऐड क्वालिटी बेहतर होगी, ऐड क्वालिटी बेहतर होगी तो कन्वर्जन सस्ती पड़ेगी, सेल सस्ती आएगी, फिर वरना महंगी आएगी। तो कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे, ठीक है। तो ऑडियंस आपने देखनी कि रेलेवेंट हो आपकी प्रोडक्ट से। अगर आप जो है ऐसी कोई चीज़ बेच रहे हैं जो मेल्स के लिए है और एड्स आप फीमेल को दिखा रहे हैं तो ऑडियंस रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, तो आपकी इंगेजमेंट रेट रैंकिंग गिरेगी। उसके बाद आपकी ऐड कॉपी करेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं वो मैंने आपको बताया कि इंटरलिंक्ड है आपस में। ऐड कॉपी आपकी करेक्ट होनी चाहिए, जिसकी एग्जांपल मैंने अभी आपको दी थी। मैं इंगेज ही नहीं करूँगा इसके साथ, भले मैं इसकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन इसने मुझे इतनी लंबी ऐड कॉपी दिखाई है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है भाई ये कचरा देखने का। मैं 2 3 लाइनें पढ़ूंगा उसके बाद ख़त्म, उसके बाद नहीं देखना मुझे इसका ऐड, ठीक है।
तो मैं इसके साथ इंगेज नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसने ये जो ऐड मुझे दिखाया है, यहाँ पर इसने ये मिस्टेक एक की कि इसने ऐड कॉपी ठीक नहीं लिखी, जिसकी वजह से मैं इसके साथ इंगेज नहीं हुआ और इस अल्टीमेटली इसकी इंगेजमेंट रेट रैंकिंग गिर गई, बिलो एवरेज चली गई। तो अगर आपकी इंगेजमेंट रेट रैंकिंग बिलो एवरेज जाएगी तो फिर आप इन 3 चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कन्वर्जन रेट रैंकिंग। कन्वर्जन रेट रैंकिंग के अंदर क्या होता है, मेनली 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। पहला तो होता है लैंडिंग पेज, दूसरी होती है टारगेटिंग। अगर आपका कन्वर्जन रेट रैंकिंग यहाँ पर बिलो एवरेज आ रहा है तो आप इन 2 चीज़ों को कंसिडर करेंगे। मसला फिर आपके लैंडिंग पेज में हो सकता है, आपका लैंडिंग पेज सही ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें आगे आएंगी अभी। लैंडिंग पेज आपका ऑप्टिमाइज नहीं है, उसके अंदर मसले मसाइल हो सकते हैं। टारगेटिंग भी आपकी यहाँ पे फिर मसला हो सकता है कि आप जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं वो हो सकता है रेलेवेंट नहीं हो। तो रेलेवेंट नहीं होगी तो वो अल्टीमेटली इंगेजमेंट रेट रैंकिंग भी गिराएगी, साथ कन्वर्जन रेट रैंकिंग भी गिराएगी, ऐड क्वालिटी भी गिराएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये जो सिस्टम होता है ये काम किस तरीके से कर रहा होता है। कि ऐड जो मुझ तक पहुंचा था, बिट, ऑडियंस रेलेवेंसी, ऐड क्वालिटी, और ऐड क्वालिटी के अंदर भी क्वालिटी रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, ठीक है। अगर आपका लैंडिंग पेज अच्छा है तो वहाँ पर कन्वर्जन्स हो रही हैं, मतलब लोग अगर जा रहे हैं और आपसे सामान खरीद रहे हैं तो मतलब आपका जो कन्वर्जन रेट रैंकिंग है वो ठीक है, ठीक काम कर रहा है, तो अल्टीमेटली आपकी ऐड क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के आपकी सेल्स का जो कॉस्ट है आपकी उसको देख रही होती हैं। तो अब यहाँ तक जो हमने इस चीज़ को सीखा है, यहाँ पर अब जिसके पास भी उसकी एड्स महंगे पड़ रहे हैं या सेल्स नहीं आ रही, ये चीज़ें मैंने बताई हैं, इसके ऊपर फोकस करें। यहाँ वो मसला कर रहा है, यहाँ मसला कर रहा है वो, ठीक है। आगे जब हम कैंपेन क्रिएशंस की तरफ जाएंगे तो इस एक एक चीज़ को इंशाल्लाह मैं खोल खोल के बहुत डेप्थ के अंदर और समझाऊंगा कि इसके ऊपर काम करें कैसे। ये तो अभी हमने ओवरव्यू लिया है ना, समझा कि इसके ऊपर काम करना है, करें कैसे, कौन सी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करें कि दूसरों को बीट कर सकें। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि ऐड क्वालिटी जो है आपकी ये होती है। अच्छा, अब एक चीज़ और है जो ऐड क्वालिटी के अंदर कहीं ना कहीं आपकी ऐड क्वालिटी गिरा देती है, वो है प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स के ऊपर एक अलग पूरा सेशन होगा, इसके अंदर तो बहुत कुछ है बताने को। अभी एक ऊपर ऊपर से मैं आपको एक चीज़ समझा के आगे बढ़ जाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए चीज़। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी कि इंगेजमेंट रेट रैंकिंग जो है, इसके अंदर आप कुछ और स्ट्रेटजीज भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो कि सपोर्टिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, वो आप ये मेरी कैंपेन से देख लें। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ थोड़ी सी अब नॉर्मल लगी, अच्छा ये जो तरीका है ये अनएथिकल है लेकिन फेसबुक इसको अलाउ करता है। हमने फेसबुक के ऊपर हर उस अनएथिकल तरीके को इम्प्लीमेंट कर देना है कि जो फेसबुक अलाउ कर रहा है। तो जो अनएथिकल तरीके हैं, अगर फेसबुक उसको अलाउ कर रहा है तो आप यूज़ करें, और जो एथिकल तरीके हैं फेसबुक उसको अलाउ नहीं कर रहा तो उसको भी यूज़ ना करें। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ इंप्लीमेंट हुई हुई है कि इस कैंपेन के ऊपर ये फेसबुक एड्स के ऊपर ये एफ के बाद एक डॉट लगा हुआ है। ये क्या करता है कि जब आप अपनी न्यूज़ फीड को स्क्रॉल कर रहे होते हैं और आपके सामने एक पोस्ट आती है तो ये चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है और आपको एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है आपके जहन के अंदर कि आप रुक के उसको देखें। अब जैसे ही आप रुक के उसको देखते हैं तो फेसबुक उस डाटा को कैप्चर कर लेता है, जिससे वार्म इंटरेस्ट और कोल्ड इंटरेस्ट निकल के सामने आता है, ठीक है। वार्म इंटरेस्ट, कोल्ड इंटरेस्ट मैं भी बताऊंगा, यहाँ पर आप जो इसको यहीं तक समझें, ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी है कि जिससे स्क्रॉलिंग के वक्त आपके सामने एक ऐसी चीज़ आती है जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है कि यार फेसबुक एड्स की स्पेलिंग तो ये नहीं है, एफ के बाद डॉट क्यों है। लेकिन जब आप इसको देखते हैं तो उसके ऊपर रुकते हैं या आप आगे बढ़ जाते हैं तो आप वापसी आगे देखते हैं ये क्या है। बस जब आप वापसी आगे देखते हैं भाई यही इतना ही काम होता है ऐड का कि आपको वापसी बुला के रुकवा दे अपने ऊपर, ठीक है। रुकवाने के बाद क्या इम्पैक्ट्स क्रिएट होते हैं वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ। ऐसी 1000 स्ट्रेटजीज़ हैं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, बहुत कुछ दिखाने को है, तो हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि
जो प्लेसमेंट्स होती हैं वो ऐड क्वालिटी के अंदर क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं, बहुत मेजर इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करती, लेकिन फिर भी माइनर इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। और मैंने आपको शुरू से कह रहा हूँ कि ऐड क्वालिटी पे सबसे ज़्यादा फोकस्ड रहना है हमने, ऐड क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए। अब होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये मेरी न्यूज़ फीड है और बहुत सारी प्लेसमेंट्स होती हैं। अब वो आगे जब प्लेसमेंट के ऊपर आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मेरे सामने दो प्लेसमेंट्स हैं, एक ये न्यूज़ फीड की प्लेसमेंट आ रही है और एक ये राइट कॉलम एड्स आ रहे हैं। अब अगर मैं अपना ऐड न्यूज़ फीड के साथ राइट कॉलम ऐड चलाता हूँ तो इससे क्या होगा, इससे मेरी क्वालिटी कैसे गिरेगी, ऐसे गिरेगी कि मैं कोई ब्रांड तो हूँ नहीं। तो अगर मैं ब्रांड नहीं हूँ तो मैं राइट कॉलम एड्स के ऊपर क्लिक करने के चांसेस मेरे बहुत लो हैं। कैसे लो हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक आम सी दुकान है जो एक ग्रॉसरी स्टोर होता है। आप अपनी प्रोडक्ट, आपके पास आपने एक प्रोडक्ट बनाई, ABC उसका नाम है, आप उसको लेके चले गए दुकानदार के पास। आपने उस दुकानदार को बोला कि भाई ये एक मेरी प्रोडक्ट है, ये आप अपने स्टोर के ऊपर रखें। और इस प्रोडक्ट को अब आपसे दुकानदार पूछता है कि इस प्रोडक्ट को मैं अपने स्टोर में किस जगह रखूं। अच्छा, ये जो ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं उसके अंदर आप देखें आगे एक शेल्फ होता है, शेल्फ के ऊपर कुछ डब्बे रखे होते हैं, फिर आपके पास और शेल्फ होते हैं जो कुछ पीछे होते हैं, साइड के ऊपर होते हैं। अब आप दुकानदार से क्या बोलेंगे कि आपकी प्रोडक्ट वो कहाँ रखे, आगे वाले शेल्फ पे रखे या फिर अंदर पीछे वाले शेल्फ पे कहीं डाल दे। अगर तो आप उससे कहते हैं कि वो अंदर पीछे वाले शेल्फ पे कहीं डाल दे, तो आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं करेंगे ना कि कोई कस्टमर आएगा, आपका नाम लेगा और बोलेगा हाँ भाई वो पीछे वाले शेल्फ के अंदर जो प्रोडक्ट पड़ी हुई है ABC प्रोडक्ट, वो निकाल दो भाई, वो चाहिए मुझे। वो नहीं बिकेगी वहाँ पे क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी प्रोडक्ट को फ्रंट शेल्फ के ऊपर रखेंगे कि जहाँ पर कस्टमर की नज़र पड़ रही है बार बार, वो आके खड़ा होता है तो उसके सामने आपकी प्रोडक्ट उसको नज़र आती, तो वहाँ पर बिकने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो क्या है, आप एक ब्रांड है, आप बेचते हैं दूध और एवरीडे आपका नाम है। अब आप एवरीडे अपनी प्रोडक्ट लेके दुकानदार के पास जाते हैं और अगर आप उसको ये बोलते हैं कि यार इसको फ्रंट पे रखो, तो आप बेवकूफ़ हैं फिर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका ब्रांड दुनिया जानती है, दुनिया आपका जो दूध है वो इस्तेमाल कर रही है चाय में। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि जो आपकी अपनी प्रोडक्ट है वो आप आगे रखवाएं। आप उसको अगर पीछे भी रखवा देंगे तो आपको पता है वो बिकेगी। एग्जैक्टली यहाँ पर ये होता है, जब आप अपनी न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो ये जो एरिया होता है ये वो एरिया होता है कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस्ड होता है इंसान। जब फेसबुक का यूज़र स्क्रॉल कर रहा होता है उसके बाद एक मीम आया, दूसरा मीम आया, तीसरी कोई वीडियो आई, चौथा आपका ऐड आ गया, तो यहाँ पर वो सबसे ज़्यादा फोकस्ड होता है। अब अगर उसके पास ये राइट कॉलम ऐड उसको नज़र भी आ रहा है तो उसे क्या पता यार आप कौन है, वो क्यों मैं इसके ऊपर क्यों क्लिक करूँगा, कौन है ये, मुझे क्या पता। हाँ, अगर यहाँ पे एवरीडे लिखा हो, जैसे क्लिक फनल का ये ऐड है, यहाँ पर इस बंदे की जगह एवरीडे की पिक्चर लगी हो या यहाँ पे लेस की पिक्चर लगी हो, तो यार मेरे चांसेस है मैं इसके ऊपर क्लिक करके जाऊँगा क्योंकि मैं इसको जानता हूँ। ये अगर पीछे भी पड़ा हुआ है तो मैं इसको जानता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करने के मेरे चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मेरी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो मैं जानता ही नहीं हूँ, उसको कोई जानता ही नहीं है, तो वो फिर यहाँ पर क्लिक करने के चांसेस कम है। तो अगर यहाँ पर मेरी प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रही है और उसके ऊपर क्लिक नहीं हो रहे, तो फेसबुक के पास क्या जाएगा फिर? फेसबुक फिर यही समझेगा कि भाई दम नहीं है ऐड के अंदर। अगर फेसबुक ये समझेगा ऐड में दम नहीं है तो आपकी क्वालिटी गिरेगी, क्वालिटी गिरेगी तो ऐड महंगा होगा। ठीक है, तो आपकी अगर प्रोडक्ट ऐसी है कि जिसके ऊपर आप ब्रांड नहीं है, तो आपने स्टार्ट करना न्यूज़ फीड से अपना, यहाँ पर आपने अपनी प्लेस करना है। और भी बहुत सारी प्लेसमेंट्स होती हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे कौन सी प्रोडक्ट के लिए कौन सी प्लेसमेंट ठीक है, वो आगे उसके ऊपर इंशाल्लाह सेशंस रखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता मेजर, क्योंकि देखिए इंप्रेशंस तो काउंट हो रहे हैं ना, तो ये चीज़ हमने ध्यान में रखनी है। अब ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट तो क्रिएट नहीं करती ये चीज़, लेकिन फिर भी हाँ काफ़ी हद तक इम्पैक्ट करती है। तो जब हम इसके ऊपर आएंगे, प्लेसमेंट के सेक्शन के ऊपर आएंगे, तो इसके ऊपर फिर हम बात करेंगे इन डेप्थ। अभी हमारा जो मकसद है इस सेशन का, साइंस को समझना, साइंस क्या चल रही है पीछे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यार इंटरेस्ट कैसे काम करता है। ये जो मेरे पास
आया ऐड, एक तो ये यहाँ पर इसको फॉलो करते हुए आया है, इस ऑक्शन को जीत के आया है, इन 3 चीज़ों को उसने अच्छे से जीता, उसके बाद मेरे सामने आया। फिर अब इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर भी तो टारगेट किया है ना इसने, यहाँ पर जो इसने चांसेस ऑफ कन्वर्जन है, इस पॉइंट के ऊपर इंटरेस्ट का गेम था या बिहेवियर का गेम था या मेरी लोकेशन का गेम था, ठीक है। तो अब ज़रा इसको देखते हैं कि इंटरेस्ट किस तरीके से काम करते हैं। इंटरेस्ट सिंपल कुछ भी नहीं है। फेसबुक के पास आपको डाटा मौजूद है, आपने कौन से पेजेस लाइक किए हैं, कौन सी वेबसाइट्स आप विज़िट करते हैं, कहाँ आप परचेज़ करते हैं, क्योंकि वेबसाइट के ऊपर पिक्सल लगा होता है, तो फेसबुक को सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट्स आप विज़िट कर रहे हैं, क्या आप जो है आपने कौन से पेजेस लाइक किए हुए हैं, आपके एजुकेशन का जो लेवल है वो क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, पोजीशन क्या है आपकी जॉब के ऊपर, आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, ये सारी चीज़ें फेसबुक को पता है। तो आपकी पूरी एक्टिविटी फेसबुक के सामने है। उसकी बेसिस के ऊपर फेसबुक ये आइडेंटिफाई करता है कि आप किस इंटरेस्ट के ऊपर लाए करते हैं। अब फेसबुक ने ये आइडेंटिफाई कर लिया मुझे मेरी पूरी एक्टिविटी देखकर कि ये इंटरेस्ट है जिसके ऊपर मैं लाए कर रहा हूँ, ठीक है। अब उन इंटरेस्ट के अंदर भी 2 कैटेगरीज होती हैं, एक होते हैं वार्म इंटरेस्ट, एक होते हैं कोल्ड इंटरेस्ट। कोल्ड इंटरेस्ट वो होते हैं कि जो छुपे हुए होते हैं, फेसबुक उनको ले जाता है बैक एंड के ऊपर, वार्म इंटरेस्ट को आगे रखता है। इस पॉइंट को ज़रा समझिएगा। मेरे पास ये एक ऐड आया है, ठीक है, या चलें आप इसकी बात कर लें, मैं अपने ही ऐड दिखा देता हूँ। मैं स्क्रॉल कर रहा था, मेरे पास ये एक ऐड आ गया। अब मैंने इस ऐड के ऊपर मैं रुका और इस ऐड के ऊपर रुकने के बाद मैंने इस ऐड पे इंटरेस्ट शो किया। अब यहाँ पर अगर मैं टारगेट कर रहा हूँ ऐसे लोगों को कि जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्टेड हूँ और फेसबुक को ये पता है कि मैं ऐसा बंदा हूँ कि जो फेसबुक ने मेरी पूरी एक्टिविटी देखी हुई, उसे पता है कि मैं ऐसा बंदा हूँ जो सोशल मीडिया मार्केट में इंटरेस्टेड है, तो अगर तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का इंटरेस्ट मेरा कोल्ड इंटरेस्ट है, तो इंगेजमेंट के बाद वो वार्म हो जाएगा। और अगर कोई वार्म इंटरेस्ट है, अगर मैं उसके ऊपर इंगेज नहीं करूँगा किसी ऐड के ऊपर, तो कोल्ड हो जाएगा। इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ लें कि ये ऐड आया, इसके ऊपर मैं इंगेज हो गया। जैसा ही मैं इंगेज हुआ, मैंने थोड़ी सी आगे अपनी न्यूज़ फीड और स्क्रॉल की, मेरे पास दूसरा एक ऐड आ गया, वो भी सोशल मीडिया मार्केटिंग का ऐड था। तीसरा फिर एक और ऐड आ गया। ऐसे ही अगर मैं शूज़ का ऐड देख रहा हूँ, मैंने एक ऐड देखा, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा इंगेज हुआ उस ऐड के साथ, तो मेरे पास दूसरा ऐड आ गया शूज़ का, तीसरा ऐड आ गया शूज़ का, चौथा ऐड आ गया शूज़ का। तो क्या हुआ, ये जो मेरे पास बार बार एड्स मेरे निकल के सामने आ रहे हैं, ये वो एड्स थे, ये वो इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर थे जो मेरे कोल्ड इंटरेस्ट था और अचानक से वार्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैं किसी ऐड के ऊपर इंगेज किया। जैसे ही मैं किसी ऐड के ऊपर इंगेज किया, फेसबुक एल्गोरिथम ने ये देखा कि हाँ यार, ये एक इंटरेस्ट था, फॉर एग्जांपल एक शूज़ एक इंटरेस्ट था जिस इंटरेस्ट के अंदर ये बंदा लाए कर रहा है, लेकिन बहुत अरसे से ये शूज़ के अंदर इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा था। तो फेसबुक ने उस इंटरेस्ट को उस इंटरेस्ट को कोल्ड इंटरेस्ट की लिस्ट के अंदर डाल दिया था। लेकिन जैसे ही मैंने किसी इंटरेस्ट के साथ इंगेज किया, वैसे ही वो कोल्ड इंटरेस्ट वार्म इंटरेस्ट के अंदर आ गया। अब मैं बार बार शूज़ का ऐड देख रहा हूँ, बार बार शूज़ का ऐड देख रहा हूँ। अब फिर एक वक्त आया कि मैं शूज़ का ऐड देख रहा हूँ लेकिन इंगेज नहीं कर रहा उसके साथ, ठीक है। फिर फेसबुक का एल्गोरिथम ये समझा, हाँ यार, अब ये जो इसका वार्म इंटरेस्ट था, अब इसका इंटरेस्ट जो है वापसी, फिर मेरा इंटरेस्ट कोल्ड इंटरेस्ट के अंदर जाने लगेगा और फिर मेरे पास शूज़ के ऐड दिखना कम होते रहेंगे। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि इंटरेस्ट की कहानी ये चल रही होती है, 2 चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा होता है, वार्म और कोल्ड। जो वार्म इंटरेस्ट होते हैं वो इंटरेस्ट होते हैं कि जिनके साथ मैं इंगेज हो रहा होता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे इंगेज हो रहा होता हूँ वैसे वैसे ही मेरे पास और वैसे ही एड्स नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। और फिर अगर मैं उनके साथ इंगेजमेंट कम कर देता हूँ उन एड्स के साथ, तो वो हल्के हल्के कोल्ड इंटरेस्ट में जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट फेसबुक इस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा होता है, वार्म इंटरेस्ट ये होते हैं, कोल्ड इंटरेस्ट ये होते हैं। ये सारी बातें जो मैंने की हैं, इसके ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर मैं आधा घंटा बात कर सकता हूँ। तो ये एक ओवरव्यू है, ठीक है, कि
फेसबुक एड्स की जो साइंस है वो उस तरीके से काम कर रही होती है। इसके अंदर आगे कुछ और चीज़ें हम कवर करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह अपने जो आगे के हमारे सेशंस हैं उसकी तरफ हम बढ़ जाएंगे। तो आई होप इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने इसके अंदर बताई हैं, अगर ये बेस आप लोग अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आगे कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो बहुत इजी हो जाएंगी। और अल्टीमेट गोल हमारा यही है कि कम पैसे खर्च करना है, ज़्यादा सेल्स लेकर आनी है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई अगर आप लोग को सवाल हो, कन्फ्यूजन हो, तो व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।